हाय गाइस, पंचायती राज व्यवस्था में आज लेक्चर 3 है और हम इस पे देखेंगे कि समितियां और कौन कौन सी बनी। जो पिछला क्लास था उसमें मैंने बताया था कि बलवंत राय समिति बनी थी और उसके अलावा मैंने आपको एक लिस्ट दिया था कि कौन कौन सा अध्ययन दल उसमें शामिल हुआ। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब असफल हुआ तो उसके लिए बनाया गया बलवंत राय मेहता समिति की वो असफल क्यों हुआ। बलवंत राय मेहता समिति जब बना तो त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया, उनके लिए वित्त की व्यवस्था भी की गई, पर परिणाम उतना मतलब कहना चाहिए कि उतना अच्छा नहीं रहा। वहां भी वो चीजें असफल हुई। तो अब बलवंत राय मेहता समिति जिसने इतनी अच्छी सिफारिश की, जिसकी सिफारिशों को लागू भी किया गया, पर वो असफल क्यों रहा, वो उतना खास सफल क्यों नहीं हुआ, या ग्रामों का उत्थान क्यों नहीं हो पाया, गांव का विकास क्यों नहीं हो पाया, पंचायती राज व्यवस्था असफल हुआ। तो उसके लिए फिर आया अशोक मेहता समिति। जो हमारी दूसरी समिति रही वो समिति रही अशोक मेहता समिति। ये अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ। तो अशोक मेहता समिति के गठन के पीछे का उद्देश्य क्या था? इसके पीछे का उद्देश्य था कि बलवंत राय मेहता समिति की असफलता पे बात करना, सुझाव देना, सिफारिशें देना कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को और कितना सुदृढ़ किया जा सकता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो बलवंत राय मेहता समिति की असफलता के बारे में बताना और महत्वपूर्ण सजेशन देना। ठीक है, इसने अपना रिपोर्ट दिया 1978 को। देखिए, 1977 और 1978 ये जो था ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम था। पांचवी पंचवर्षीय योजना इस समय चल रहा था और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था 1974 से लेकर 1978 तक ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था वो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस समय बात यह हुआ कि गरीबी उन्मूलन हमको करना है, गरीबी हटाओ कार्यक्रम जो था, गरीबी उन्मूलन पे कार्यक्रम रखा गया था कि गांव की गरीबी को या शहर की गरीबी को किस तरीके से हमको हटाना है। मुख्य रूप से जो जोर दिया गया वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो पंचायती राज सिस्टम असफल हुआ है, क्योंकि यदि गरीबी हटाना है तो गांव का विकास बहुत जरूरी है और गांव का विकास करने के लिए एक सुदृढ़ संस्था जो थी, पंचायती संस्था जो बनाई गई थी, वो काफी असफल रही। तो इसके लिए पंचवर्षीय योजना में ये तैयार किया गया। इसने कुल 132 सिफारिशें की। इसकी कुल 132 सिफारिशें आई। देखिए, अशोक मेहता समिति में कुल 13 सदस्य थे। ये भी थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बलवंत राय मेहता समिति में भी 13 सदस्य थे। तो दोनों समितियों में सदस्यों की संख्या जो थी, बलवंत राय मेहता समिति में अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता और सदस्य कुल मिलाकर उनको मिला के 13 सदस्य थे। अशोक मेहता समिति में 13 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता। कब आया? 1977 में आया। रिपोर्ट कब दिया? 1978 में दिया। कितनी सिफारिशें इन्होंने दी? तो 132 सिफारिशें दी। और ये जो 132 सिफारिशें इन्होंने दी, इसके मुख्य मुख्य सिफारिशों पे मैं बात करूं कि इनकी कौन कौन सी सिफारिशें थी। तो सबसे पहला इन्होंने जो सिफारिश दिया, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की बात की। पहला था जिला स्तर पर और दूसरा इन्होंने बनाया मंडल स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति में मैंने बताया था कि एक ग्राम पंचायत हुआ करता था ग्राम स्तर पर, फिर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हुआ था, और फिर हम ऊपर चलेंगे तो जिला स्तर पर जिला समिति हुआ था या जिला पंचायत की एक व्यवस्था की गई थी। तो ऊपर के दोनों सिस्टम इन्होंने हटा दिए। ऊपर के दोनों पंचायतों को इन्होंने हटाया। ग्राम पंचायत को इन्होंने हटा दिया, पंचायत समिति को इन्होंने हटा दिया। इन्होंने बताया कि जो राज्य है, जब वो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाएगी, राज्य जब अपने राज्य की सुधार की जब बात करने वाला है, तो उसमें जिला पंचायतों का एक महत्वपूर्ण रोल होगा। कुल मिला के ये होगा कि जितनी भी योजनाएं बनेंगी वो जिला पंचायत के सहारे बनेंगी और जिला पंचायत से होते हुए वो कहाँ पे आएगा? मंडल स्तर पे आएगा। मंडल पंचायत बोलना चाहिए, मंडल स्तर पे आएगा। अब मंडल स्तर पे क्या क्या चीजें होंगी? तो मंडल स्तर पे किस तरीके से प्रोग्राम बनाया गया है? तो मंडल स्तर पे जब प्रोग्राम बनाया गया तो इसमें जनसंख्या का आधार रखा गया लगभग 15,000 से 20,000 तक।
इतनी जनसंख्या पे एक मंडल स्तर बनेगा। 15,000 से, ये थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए अशोक मेहता समिति में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं बताते जाऊंगा। जो मैंने पीछे आपको बताया, गठन कब हुआ, कितनी सिफारिशें इन्होंने दी थी, क्या सिफारिश दिया था, द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय था और ये द्विस्तरीय था। तो 2 स्तर में कौन कौन से स्तर थे ये भी महत्वपूर्ण है। मंडल स्तर पर 15 से 20,000 जनसंख्या को शामिल किया गया, या फिर 15 से 20 गांव, कुल मिला के या तो इतनी जनसंख्या को ये कवर करे या तो 15 से 20 गांव को ये कवर करे। इस स्तर पर, मंडल स्तर पे ये बात की गई थी। अब मंडल स्तर पे जो मंडल पंचायत का गठन होना था वो 4 वर्षीय होना था। 4 वर्ष के लिए मंडल पंचायत का गठन करना था। ठीक है, तो इन्होंने जो मंडल पंचायत की बात की थी वो 4 वर्षीय, उसका कार्यकाल जो होना था वो 4 वर्षीय होना था। ठीक। तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश था। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले संवैधानिक करने की बात कौन सी समिति ने कहा। तो इसमें ऑप्शन होता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण की बात किया था, है ना। तो लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण की बात किसने किया, बलवंत राय मेहता समिति ने किया। जबकि संवैधानिक, पहली बार संवैधानिक व्यवस्था देने की बात किसने किया था, हमारा अशोक मेहता समिति ने किया था। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति में यह माना गया कि जब संवैधानिक आप दर्जा दोगे तो इसके लिए राज्य में एक राज्य मंत्री भी होना चाहिए। पंचायत स्तर पर एक राज्य मंत्री की स्थिति के बारे में भी इन्होंने बताया। ठीक है, कि भाई अब संवैधानिक दर्जा जब आपने दिया है तो इसके स्तर पर संवैधानिक जो क्रियाकलाप होंगे, क्योंकि जिला स्तर, मंडल स्तर का निरीक्षण कौन करेगा, जिला वाले, जिले वाले का निरीक्षण कौन करेगा, राज्य में। तो राज्य में ऐसी कोई तो एक व्यवस्था होनी चाहिए जो उस पूरी योजना का, जैसे अभी हम लोग पंचायत मंत्री वगैरह देखते हैं, है ना, जो ग्राम पंचायत मंत्री होता है, पंचायत मंत्री वगैरह है, तो वैसी ही एक व्यवस्था यहाँ पे बात हुई और उसमें कहा गया कि एक राज्य मंत्री का दर्जा यहाँ पर इनको दिया जाना चाहिए। ठीक है, पांचवी बात सबसे प्रमुख ये रहा कि यदि पंचायत व्यवस्था का या पंचायत व्यवस्था पर राज्य सरकार का अतिक्रमण हो जाता है, यदि पंचायत व्यवस्था जो है निष्फल हो जाता है और राज्य सरकार उसका अतिक्रमण करने लगे, मतलब दोनों के बीच में मान लो विरोधाभास की स्थिति हो गई और विरोधाभास की स्थिति होने पर राज्य सरकार जो है वो अपने नियम कायदे कानून लागू करने की कोशिश करे, बहुत ज्यादा हद तक अतिक्रमण करने लगे, तो उस स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। जैसे जब हम संवैधानिक व्यवस्था देखते हैं तो संवैधानिक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच भी मान लो ऐसी कोई स्थिति आ जाती है ना। आपात की जब आप लोग स्थिति पढ़ेंगे संविधान में, आपात कितने टाइप के थे, कैसे कैसे लगते थे, तो वहां भी स्थिति जब ऐसी आ जाए, या फिर यहाँ जो राज्य की स्तर की मैं बात करूं तो राज्य स्तर पे मान लो कोई ऐसी स्थिति आ जाता है जब पंचायतों को पूरा भंग कर दिया जाए और उसकी जगह कौन ले ले, राज्य सरकार ले ले, तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार 6 महीने तक पंचायतों को चला सकती है, लेकिन 6 महीने के भीतर जब अतिक्रमण हुआ, जिस दिन अतिक्रमण हुआ उसके गिन के 6 महीने के भीतर में चुनाव करवाना अनिवार्य रहेगा। तो ये रहा हमारा अशोक मेहता समिति का जो सिफारिश है ना। अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश रही है वो सिफारिशें लागू नहीं की गई, क्योंकि इसके बाद सरकार अचानक से बदल गई, इंदिरा गांधी की सरकार आई, आपातकाल की स्थिति आ गई, उसके बाद में फिर जनता दल की सरकार आई, तो जनता दल की सरकार ने इनकी किसी भी सिफारिश को लागू नहीं किया, तो अशोक मेहता की सिफारिशें लागू नहीं हुई। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। ये अब इसमें हम बात करें कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, तो जितना मैंने बताया वो सारा चीज इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप इतना करिए, और मैक्सिमम है ये इतना जो आपको करना है, कम से कम अशोक मेहता संबंधी। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ, इसने अपना रिपोर्ट कब दिया, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य तय हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो समितियां रही वो कौन सी समिति, कौन सी पंच, जैसे बलवंत राय मेहता समिति,
कौन सी पंचवर्षीय योजना में गठित हुई, तो वो पहली पंचवर्षीय योजना में गठित हुई। अशोक मेहता समिति ये कब गठित हुआ, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में गठित हुआ। इसके बाद की जो समितियां हैं तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देते जाना है, उससे रिलेटेड चीजों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक मेहता समिति के गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, कांग्रेस की सरकार थी। अशोक मेहता समिति की सिफारिशें लागू की गई कि नहीं की गई, कितने जिलों में लागू की गई, कुल मिला के एक भी जिले में लागू नहीं हुआ, क्योंकि सिफारिश को माना ही नहीं गया। अशोक मेहता सिफारिश कुल 132 सिफारिशें दी गई, जिसमें एक भी सिफारिश को लागू नहीं, क्योंकि सरकार बदल गया, गठन कांग्रेस सरकार ने किया था और अब वर्तमान जो स्थिति आई उसमें जनता दल की सरकार आ गई थी। तो इनकी सिफारिशें जो थी वो काफी अच्छी थी। इनकी सिफारिशों में देखिए 2 स्तर की इन्होंने बात की थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया 2 स्तर होता है, एक जिला स्तर, पूरा कार्यक्रम पूरा योजना तैयार करना, ये जिला स्तर का काम था। विकास की पूरी योजनाएं तैयार करने की बात की गई थी जिला स्तर पे। जिला स्तर से वो आता था मंडल स्तर पे। मंडल स्तर का गठन कैसे होगा, 15,000 से 20,000 जनसंख्या पे मंडल स्तर का गठन होगा। लगभग 15 से 20 गांवों को लिया जाएगा। 4 वर्षीय कार्यकाल इसका होना था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं जो 5 वर्षीय कार्यकाल होता है, तो जो अशोक मेहता समिति ने सुझाया था वो 4 वर्षीय कार्यकाल को सुझाया था, ठीक है। इसके अलावा संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की बात की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके अलावा राज्य स्तर पर एक राज्य मंत्री रखने की बात की गई, जो कहने का मतलब है एक पंचायत मंत्री के जैसा कोई मंत्री हो जो इस पूरे कार्यक्रम को देखे, उसकी निगरानी में ये कार्यक्रम हो। और यदि हमारा राज्य या कहीं कभी राज्य पंचायत पर अतिक्रमण करे तो 6 महीने के भीतर में चुनाव होना आवश्यक है। तो ये रहा आपका अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के बाद में जो अगला समिति आया वो अशोक मेहता समिति के बाद आया दांत वाला समिति। दांत वाला समिति आया 1978 में। दांत वाला समिति, ये समिति आया था 1978 में। 1978 में चल रहा था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान के समय छठी पंचवर्षीय योजना नहीं थी भाई, ये रोलिंग प्लान था, क्योंकि इसके बाद जब फिर से जनता दल की सरकार गिर गई और फिर से जो अगली सरकार आई तो उसने छठी पंचवर्षीय योजना बनाया। इस पूरी योजना को उन्होंने निरस्त कर दिया, तो इसको एक रोलिंग प्लान का नाम दिया गया कि भाई ये एक रोलिंग प्लान के तहत आया था। इसने जो अपना रिपोर्ट दिया, ये रिपोर्ट उसने 1978 को ही दे दिया था। इस रिपोर्ट की खास बात ये थी कि इसने ब्लॉक स्तरीय योजना बनाई। ब्लॉक स्तर पर ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है। दांत वाला समिति का गठन कब हुआ, 1978 में हुआ। रिपोर्ट भी इसने 1978 में दिया था, ठीक है। और ब्लॉक स्तर पर इसने योजना बनाने की बात कही थी। इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, हनुमंतराव समिति। हनुमंतराव समिति, तो हनुमंतराव समिति, ये हनुमंतराव समिति कब आया, ये आया 1984 में। 1984 का जो समय था वो भी रोलिंग प्लान के समय का हिस्सा था। हालांकि इसका गठन जो हुआ था वो 1983 में हुआ था, लेकिन इसने जो अपनी रिपोर्ट दिया, ये रिपोर्ट दिया था इसने 1984 में। तो गठन कब हुआ है और इसकी रिपोर्ट कब आई है। अगली समिति जो है वो है GVK राव समिति। जो हमारा अगला समिति आया वो आया GVK राव समिति। GVK राव समिति जो है ये आया था 1985। ये चल रहा था हमारा छठवीं पंचवर्षीय योजना। GVK राव समिति जब आया तो GVK राव समिति जो था वो 1985 में आया और ये चल रहा था छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास की बात की गई थी, गरीबी उन्मूलन की बात यहाँ पे की गई थी, ठीक है। तो इसकी प्रमुख सिफारिशें जो है, पहला सिफारिश ये था कि योजना पंचायत स्तर पर बननी चाहिए। योजना कहाँ पर बने, हमारा पंचायत स्तर पर योजना बनाए, मतलब योजना बनाने का जो कार्यक्रम होगा वो कौन करेगा, पंचायत स्तर पर करना चाहिए, ठीक। दूसरा इन्होंने कहा कि जिला परिषद का जो कार्यकाल होगा 8 वर्षीय कार्यकाल होगा। जिला परिषद का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 8 वर्षीय होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व तो वहां पर होना चाहिए। जब जिला परिषद बनेगा
तो जिला परिषद में प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधि बैठना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधि मतलब सांसद भी वहाँ बैठे, विधायक भी वहाँ बैठे, महिलाओं की प्रतिनिधि भी वहाँ बैठे, दलित वर्ग के प्रतिनिधि भी वहाँ बैठे, ओबीसी के प्रतिनिधि भी वहाँ बैठे। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम इन्होंने बताया था जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति के बाद अगला जो समिति आया ये था सिंघवी समिति। ये जो अगला समिति था, अगला समिति जो आया था वो था सिंघवी समिति। ये आया 1986 में 7वीं योजना के समय। सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था, ठीक है। सिंघवी समिति की प्रमुख सिफारिशें ये थी कि जो ग्राम सभा बना या बनाया जाए उसको संवैधानिक न्यायाधिकरण स्थापित हो। उसके लिए संवैधानिक न्यायाधिकरण स्थापित होने का मतलब ये है कि जब ग्राम सभा के कोई कार्य हो तो उसको संवैधानिक दर्जा तो दिया जाए, साथ में उसके लिए एक न्यायालय की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। संवैधानिक न्यायाधिकरण का मतलब यही हुआ, ठीक है। इस समिति की खास बात ये थी कि इसने पंचायत को लोकतंत्र का अवतार माना। पंचायत को लोकतंत्र का अवतार माना, इसकी जो खास बात थी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। जो सिंघवी समिति थी, सिंघवी समिति की दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, संवैधानिक न्यायाधिकरण की बात इस समिति ने सुझाई। दूसरी चीज, इसने पंचायत को लोकतंत्र का अवतार माना गया। तीसरी चीज, जैसे विवाद होता है तो मैंने बताया ना संवैधानिक न्यायाधिकरण होगा तो एक न्यायालय आयोग का भी गठन किया जाए, ठीक है। और ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त धन देने की भी बात इन्होंने की कि ग्राम पंचायतों के लिए जो धन होने चाहिए वो अतिरिक्त धन होने चाहिए। जितना धन उस समय दिया जा रहा था ग्राम पंचायतों को वो पर्याप्त नहीं था, उनके विकास कार्यों के लिए वो पर्याप्त नहीं था, तो उनको और अतिरिक्त धन दिया जाए। देखो इन्होंने वित्त आयोग के बारे में कुछ नहीं कहा। जैसा हम लोग वर्तमान समय में देखते हैं, जो 73वें संविधान संशोधन में जब बात आई तो वित्त आयोग का गठन किया गया राज्य के लिए, पर यहाँ पे ऐसा कोई वित्त आयोग की बात इन्होंने नहीं की। इन्होंने जो बात की वो मुख्य बात ये था कि वाद विवाद की स्थिति के लिए एक न्यायाधिकरण होना चाहिए। ग्राम सभा में या पंचायतों के बीच में किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद यदि आता है या किसी और तरीके से राज्य और पंचायत के बीच में मान लो कोई वाद विवाद की स्थिति आ जाए तो एक संवैधानिक न्यायाधिकरण हो, एक न्यायालय आयोग हो। पंचायत को लोकतंत्र का अवतार माना, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अतिरिक्त धन देने की बात इन्होंने की। फिर आता है हमारा थुंगन समिति। थुंगन समिति ये आया 1988 को। याद रखिए, देखिए समितियों का जो क्रम है वो क्रम आपको बहुत जरूरी है याद रखना। एग्जाम में जब पूछा जाता है कि सही क्रम में आप व्यवस्थित करो, यदि आपने एग्जाम दिया है, पीएससी का एग्जाम दिया, व्यापम का एग्जाम दिया या आप कोई और अन्य एग्जाम देते हो तो उस एग्जाम में आपको अनुभव रहता है। लेकिन यदि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो पहली बार, जैसे फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उन्होंने फॉर्म भरते तो उनको कोई खास अनुभव नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूं जब पेपर आता है तो कई बार सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। कई बार प्रश्नों को मैच द कॉलम करके दिया जाता है कि कौन सी समिति ने कौन सा सिफारिश किया, तो सिफारिशों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जैसे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध त्रिस्तरीय पंचायत से है, अशोक मेहता समिति का संबंध द्विस्तरीय पंचायत से है। न्यायाधिकरण आयोग के बारे में किसने बात कही थी, न्यायालय आयोग के बारे में किसने बात कही थी, पंचायत को लोकतंत्र का अवतार किस समिति ने माना, तो इस तरीके की चीजें आपको याद रखना है ना। थुंगन समिति की बात करें तो थुंगन समिति आया था हमारा 1988 में। थुंगन समिति की प्रमुख सिफारिशें 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं योजना थी। इसकी प्रमुख सिफारिशें मैं बताऊं आपको तो प्रमुख रूप से इन्होंने क्या सिफारिशें की। देखिए समिति और समिति की सिफारिशें, समितियों का काम होता है सिफारिश कर देना, रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट को सरकार को देना। सरकार उन सिफारिशों को मानती है कि नहीं मानती है ये समिति के ऊपर नहीं रहता है, समिति का काम है। याद रखिए समिति कभी भी योजना नहीं बनाएगी, समिति एक सिफारिश जरूर देगी, समिति का काम योजना बनाना नहीं है। जैसे नीति आयोग या योजना आयोग की हम बात करें, पहले योजना आयोग था, अभी वर्तमान में नीति आयोग है।
तो इनका भी काम जो है वो योजना बना देना है, उनको रूपांतरित करवाने का जो काम होता है वो सरकार का काम होता है। कई बार हमारे देश में देखने को मिलता है कि योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, पर उन योजनाओं पे को क्रियान्वित नहीं किया जाता है, क्योंकि सरकार बदल जाती है या कुछ गठबंधन की सरकार होती है जिसमें अलग अलग दलों को परेशानियां होती किसी भी तरीके से। इसीलिए बोला जाता है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्थायी सरकार की आवश्यकता होती है। बाहर के जो व्यापारी होते हैं वो भी व्यापारी देखते रहती है, बाहर की जो कंपनीज हैं वो कंपनी देखती है कि भाई स्थायी सरकार है कि नहीं, क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन की सरकार का कोई भरोसा नहीं है, सरकार कब गिर जाएगी। जैसे महाराष्ट्र में पिछले कुछ साल में हुआ था, सरकार कभी भी गिर सकती है ना। तो इस तरीके से स्थायी सरकार होना चाहिए। योजना सिफारिश जो होती, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनी है, बहुत अच्छी अच्छी सिफारिशें की गई है। जैसे अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश थी वो भी बहुत अच्छी, 132 सिफारिशें थी। मैंने तो मुख्य रूप से आपको 4-5 ही बताया, पर सिफारिशें उसमें भी बहुत अच्छी रही। पर क्योंकि सरकार गिर गया तो नई सरकार ने अपनी अलग समिति बनाई। तो ये कुछ राजनीतिक इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से अच्छी चीज़ों को भी अडॉप्ट नहीं किया जाता। ठीक, इसमें सिफारिशों में पहला सिफारिश इन्होंने किया था संवैधानिक मान्यता देने की। देखिए ये फिर इनकी सिफारिश आ गई, संवैधानिक मान्यता, ये दोहराया गया है इसको। संवैधानिक मान्यता के बारे में इसके पहले की एक समिति ने बताया था, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा जो है ये संवैधानिक मान्यता देने की बात इस समिति ने की कि जो पंचायत है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिया जाए। 5 वर्ष के कार्यकाल की बात इन्होंने की। जैसा हम लोग वर्तमान में देखते हैं 5 वर्षीय कार्यकाल होता है, तो ये थुंगन समिति ने भी 5 वर्षीय कार्यकाल की बात की थी। ठीक, त्रिस्तरीय पंचायत की बात इन्होंने की थी, जो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए, है ना, ग्राम स्तर पर होना चाहिए। ये त्रिस्तरीय पंचायत बिल्कुल वैसा ही था जैसा बलवंत राय मेहता समिति का था, ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए और जिला स्तर पर होना चाहिए। 5 वर्षीय कार्यक्रम होना चाहिए। इसमें संवैधानिक मान्यता की बात की गई और थुंगन समिति को एक्सेप्ट कर लिया गया। थुंगन समिति की जो सिफारिशें आई उस सिफारिश को स्वीकार किया गया और वर्तमान में जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थुंगन समिति से भी रिलेटेड है। इसके बाद में एक समिति और आई, गॉडगिल समिति। ये समिति भी आया 1988 में 2 समिति बना। एक तो बना हमारा थुंगन समिति और एक दूसरा बना हमारा गॉडगिल समिति। पूरा नाम VN गॉडगिल। यदि सरनेम में, वैसा तो एग्जाम में ऐसा नहीं घुमाता है कि NV गॉडगिल था कि VN गॉडगिल था, ऐसा उल्टे पुल्टे नहीं पूछता, लेकिन फिर भी याद रखिए व्यापम का एग्जाम है, व्यापम कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका गठन हुआ था 1988 में। इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? इसकी भी सिफारिश वैसी ही थी जैसे थुंगन समिति था, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जो पंचायती व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। बलवंत राय मेहता समिति में संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। हालांकि समिति में पंचायत समिति बनाया गया था, ग्राम पंचायत बनाया गया था। तो ये समिति के देखिए, बलवंत राय मेहता समिति में एक स्ट्रक्चर जरूर बनाया गया कि भाई हाँ, ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक पंचायत होगा, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होगी और उसके ऊपर में एक जिला पंचायत होगा। ये ऐसे ऐसा काम करेंगे, योजनाएं जिला स्तर पे बनेंगी, फिर वहां से वो होते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर जाएगी। लेकिन जब तक हम चीजों को संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे तब तक उस चीजों का विकास नहीं होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो शिक्षा है, शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया, शिक्षा को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, फिर भी देखा गया कि नहीं, कोई खास प्रगति तो होती नहीं है, तो फिर उसको मूल अधिकार में। अब जो हमारा एजुकेशन है, 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा, मुफ्त निःशुल्क शिक्षा जो है, तो उसको मूल अधिकार, अब वो हमारा मूल अधिकार है। जैसे दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। आप लोग संविधान पढ़े होंगे और जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है वो अभी इसमें सिलेबस में भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ेंगे कि दैहिक स्वतंत्रता हो गया है ना, घूमने की स्वतंत्रता है, व्यापार की स्वतंत्रता है, तो कुछ मूल अधिकार आपको दिए गए हैं। तो वो हमारा संवैधानिक दर्जा है। संवैधानिक दर्जा मिलने से एक पावर आ जाता है। अभी हम पंचायतों की स्थिति को देखें तो पंचायत की स्थिति एक संवैधानिक दर्जे की स्थिति है, मतलब पंचायत के पास अपना खुद का एक पावर है, ठीक है। राज्य सरकार पंचायत पे बहुत ज्यादा अतिक्रमण नहीं कर पाएगी। हाँ, वो राजनीतिक इश्यूज होते हैं, राजनीतिक, देखिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण, 3 कारण होते हैं। तो यहाँ पे जो
पंचायत स्तर की जो बात की जा रही थी, यहाँ पे जो सामाजिक जो योजनाएं ग्रामों के लिए बन रही थी उसमें आर्थिक और सामाजिक विकास की बात की गई, राजनीतिक विकास नहीं था। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करके रखिए, राजनीतिक विकास की बात कहीं भी नहीं की गई है। राजनीतिक विकास की बात तब होता है जब राजनीति की चीजें होती है ना। अब उसमें विकास भी हो सकता है और विनाश भी हो सकता है। तो राजनीतिक कारण कैसे हो सकते हैं वो अलग बात है। जैसे राज्य में किसी और की सरकार है, ग्राम स्तर पर किसी और का है, यदि उन दोनों के बीच में हो सकता है कुछ विभेद हो जाए, उन दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो जाए, तो वो स्थिति अलग होती, वहाँ पे ग्राम पंचायत के कार्यों को फिर योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, ये हम देखते हैं। पर एक आदर्श राज्य की यदि हम बात करें तो एक आदर्श राज्य वो होगा जो अपने अंदर के ग्राम पंचायतों को पूर्ण स्वतंत्रता दे के रखेगा। अब यदि ग्राम पंचायतों का सरपंच समझदार है, राजनीति से दूर है और वो गांव का विकास करना चाहे, तो वो अपने आप में उतने गांव का प्रधानमंत्री है, उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि गांव का विकास वो अच्छे से कर सकता है। और यदि हर ग्राम पंचायत का सरपंच यदि ये काम करने लगे, है ना, कि उनकी देखरेख में फिर एक प्रशासनिक अधिकारी भी होगा, एडीओ जो आप लोग बनने जा रहे हैं, वो आप देखरेख की बात होती है। जैसे पंचायत सचिव होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होगा। ये सब मिलकर यदि काम करने लगे, भ्रष्टाचार ना हो, बहुत अच्छे से काम हो, तो पंचायत के पास इतना पावर है कि वो गांव का विकास बहुत अच्छे से कर सकता है। और हमने देखा भी है कई बार, पेपर पढ़ने में, पेपर में सुनने में, न्यूज़ में सुनने में भी आता है कि कई सरपंच ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो गॉडगिल समिति की पहली सिफारिश थी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दूसरी सिफारिश इनकी रही कि 5 वर्षीय कार्यकाल हो। 5 साल का जो पंचायत है, पंचायत का जो कार्यकाल होना चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, जो विकास होना था या जो विकास होना चाहिए, कौन कौन सा विकास मैंने बताया, एक आर्थिक विकास और दूसरा है एक सामाजिक विकास। तो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए जो कदम उठाया जाए उनकी एक संविधान में सूची निर्मित हो। जब विकास की बात की जाए, अच्छा, जब हम विकास करेंगे, जैसे वर्तमान समय में आप लोग देखेंगे कि जो पंचायत है, पंचायत के कार्यों की अपनी एक सूची है कि भाई पंचायत को उतने कार्य को कम से कम देखना पड़ेगा गांव के विकास के लिए। हर कार्य पंचायत नहीं कर सकती है, तो कुछ कार्य का अधिकार पंचायतों के पास है, फिर उसके ऊपर राज्य, फिर उसके ऊपर केंद्र। सारे के सारे कार्य केंद्र भी, केंद्र सूची होती है, अलग से केंद्र सूची है। केंद्र सूची में जो विषय है उसके बारे में फैसला केंद्र लेगा। राज्य सूची में जो विषय है उसके बारे में फैसला राज्य लेगा। जैसे अनुच्छेद 246 मैंने आपको डिस्कस किया था, राज्य सूची। वैसा ही एक सूची संविधान में निर्मित करने की बात की गई कि संविधान में गांव के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार होगा उसको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सूचियां हैं हमारे काम की। अगला, वित्त आयोग का गठन। जो अगला है वो है वित्त आयोग का गठन, कि राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। तो ये गॉडगिल समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है, वित्त आयोग का गठन। अभी हम लोग जो देखते हैं भारतीय संविधान में, एक राज्य जो है वो एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक, तो वित्त आयोग के गठन की सिफारिश जो की थी वो गॉडगिल समिति ने की थी। और अगला एक पांचवा इनका जो मुख्य सिफारिश है वो है चुनाव आयोग का गठन। चुनाव आयोग का गठन, कि जब चुनाव होगा तो इनके लिए एक चुनाव आयोग का गठन भी किया जाए। तो ये तो हमारी प्रमुख सिफारिशें रही। प्रमुख सिफारिशें जो हैं वो आपको कौन सी समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या रही, कौन सी जो समिति है उसने संवैधानिक दर्जे की बात की, किस समिति ने वित्त आयोग की बात की, किस समिति ने चुनाव आयोग की बात की। अब हम आते हैं इसके प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं या किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्नों की वैरायटी पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि ये जो समिति है इससे संबंधित, या जो मैंने अभी तक 3 लेक्चर पढ़ाए हैं, तीनों लेक्चर से किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो पहले लेक्चर में मैंने बताया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम दूसरे लेक्चर में आया था, उससे पहले तो इतिहास आया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई,
सामुदायिक विस्तार योजना की शुरुआत कब की गई और इसके क्या उद्देश्य रहे। ये सीधा सीधा क्वेश्चन होता है ना। दूसरा, इसका असफलता का प्रमुख कारण क्या क्या रहा, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद में बनता है हमारा जो समितियां बनी, बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति कब बनी, कब गठित हुआ, इसमें कितने सदस्य रहे, इसके अध्यक्ष कौन थे, कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये बना और इसकी प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी सिफारिश इसमें की गई थी बलवंत राय मेहता समिति में। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अशोक मेहता समिति में भी सेम चीज़ है। उसके बाद टाइप 2 का जो क्वेश्चन आता है, टाइप 2 के क्वेश्चन पे एक क्रम दे दिया जाएगा आपको कि निम्न में से कौन सी समिति किस सन में बनी, ये मतलब उसको क्रमवार बताना है। पहले कौन बना, बलवंत राय समिति, ये जो सिस्टम रहेगा ये गड़बड़ रहेगा, है ना। तो उसको क्रम में आपको बताना है, तो इसके लिए आपको डेट वाइज याद होना चाहिए कौन सी समिति थी, कब बनी और क्या क्या बनी। फिर मैच द कॉलम आ जाता है कि कॉलम में मैच करना है कि ये समिति ये बनी, ये समिति ये बनी, मैच द कॉलम जो होता है ना, वो वाला क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन जहाँ से भी बने, जैसा भी बने, आप यदि इतनी चीज़ पढ़ के जाते हो तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा। ठीक है, तो जितनी समितियां थीं, जितने अध्ययन दल थे, वो मैंने सारा डिटेल आपको बताया। आपको यदि कोई और चीज़ चाहिए, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो आप कमेंट्स में लिख कर बताइए, हम आपको वो चीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है और वो ज़रूर देखें वीडियो, और जितने लोगों ने नहीं किया है वो भी आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा ADO का फ्री क्लास स्टार्ट हो रहा है। ADO की फ्री क्लासेस हम लोग ऑफलाइन भी देंगे, ऑनलाइन भी देंगे, ऐप में भी देंगे। तो ADO की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।